और अब खबर दक्षिण की राजनीति से। तमिलनाडु में थलापति विजय ने सत्ता की ऐसी बिसात बिछाई है जिसने इतिहास बदल दिया है। लेकिन इस इतिहास के साथ ही राज्य में एक बहुत बड़ा सियासी तूफान भी आ चुका है। एक तरफ चेन्नई के लोक भवन में जश्न है, शहनाइयां बज रही हैं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपनी कैबिनेट का बड़ा विस्तार कर दिया है और पूरे 23 मंत्रियों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ भी ली है। इस शपथ ग्रहण के साथ ही तमिलनाडु की सियासत में 59 साल पुराना सूखा खत्म हो गया है। कांग्रेस करीब 6 दशकों के बाद तमिलनाडु में सरकार का हिस्सा बन गई है। कांग्रेस के 2 विधायक राजेश कुमार और पी विश्वनाथन अब विजय सरकार में मंत्री हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इन सभी को शपथ दिलाई है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में जितनी तेजी से कुर्सियां सजती हैं, उतनी ही तेजी से समीकरण बिगड़ते भी हैं। जहां पर एक तरफ विजय अपनी कैबिनेट की कुल संख्या 33 पहुंचाकर मुस्कुरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस मुस्कान को छीनने की तैयारी हो चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री विजय की टीवी के सरकार पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप लगा है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन पहले बात करेंगे विजय के कैबिनेट विस्तार के बारे में। आज विजय सरकार में 23 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें विजय की पार्टी टीवीके से 21 और कांग्रेस के 2 विधायक सरकार में मंत्री बने हैं। उनके 2 अहम सहयोगी दल आईयूएमएल और वीसीके फिलहाल इस कैबिनेट विस्तार का हिस्सा नहीं। आपको ये बता दें कि आईयूएमएल और वीसीके दोनों को कैबिनेट में एक-एक सीट दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने मंत्रियों के नाम तय नहीं किए। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों सहयोगी दलों को सरकार में बाद में शामिल किया जाएगा। गुरुवार को 23 नए मंत्रियों के शामिल होने के साथ ही विजय सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। अभी 3 पद खाली बचे हुए हैं। अगर आपको तमिलनाडु कैबिनेट का पूरा गणित समझाएं तो कुल स्वीकृत मंत्री पद 35, वहीं 33 अब भी मंत्री शपथ अभी तक ले चुके हैं और टीवीके के 21 मंत्री और कांग्रेस के मंत्रियों की संख्या इस वक्त 2 है। 10 मई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री विजय ने 9 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी और आज कैबिनेट का विस्तार। ये भी समझना होगा कि विजय सरकार के इस कैबिनेट का गणित बेहद दिलचस्प है। ये सिर्फ एक कैबिनेट विस्तार नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का एक नया टर्निंग पॉइंट भी है। मुख्यमंत्री विजय ने चुनाव जीतकर पहले ही इतिहास रचा था, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस को सरकार में शामिल करके एक बड़ा संदेश जरूर दिया है। 1967 में के कामराज की सरकार जाने के बाद से कांग्रेस यहां हमेशा बैसाखी पर रही, द्रविड़ पार्टियों के पीछे चलती रही। लेकिन विजय की कैबिनेट में जगह पाकर कांग्रेस ने सत्ता का स्वाद चख लिया है। वहीं विजय ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने वाले नेता। तमिलनाडु की राजनीति में सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बने सी जोसेफ विजय अब एक नए राजनीतिक तूफान के केंद्र में है। जिस विश्वास मत को टीवी की सरकार अपनी सबसे बड़ी जीत बता रही थी, अब वही जीत सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है। सवाल है कि क्या तमिलनाडु की सत्ता पर संवैधानिक संकट मंडरा रहा है? क्या विजय की सरकार कानूनी लड़ाई में फंसने वाली है? क्या सिनेमा का थलापति अब राजनीति के सबसे कठिन इम्तिहान में है? अगर देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तमिलनाडु, जहां कभी राजनीति और सिनेमा का रिश्ता एमजीआर, जयललिता और करुणानिधि जैसे दिग्गजों ने गढ़ा था, अब उसी जमीन पर अभिनेता से नेता बने मुख्यमंत्री विजय की सरकार विवादों में घिर गई। मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि विश्वास मत से पहले बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई, यानी विधायकों को प्रभावित करने, तोड़ने और सत्ता बचाने के लिए कथित सौदेबाजी की गई। याचिका में मांग की गई है कि विश्वास मत को असंवैधानिक घोषित किया जाए, तमिलनाडु विधानसभा को भंग किया जाए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और पूरे मामले की कोर्ट मॉनिटरिंग में जांच कराई जाए। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि लोकतंत्र की मूल भावना को कुचला गया और बहुमत साबित करने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। हालांकि टीवी की सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी का ये कहना है कि विजय सरकार को विधायकों और जनता दोनों का पूरा समर्थन हासिल है और विपक्ष अपनी राजनीतिक हार को अदालत के जरिए पलटना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का ये दावा है कि ये सिर्फ सत्ता बचाने का खेल था। उनका कहना है कि अगर जांच हुई तो कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो मामला सिर्फ एक विश्वास मत का नहीं, बल्कि तमिलनाडु की सत्ता के भविष्य का है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट एसपीआईएल पर सख्त रुख अपनाता है तो विजय सरकार के लिए मुश्किल बढ़ सकती है।
साउथ सिनेमा में विजय ने कई बार सिस्टम से लड़ने वाले हीरो का किरदार निभाया, लेकिन राजनीति की असली पटकथा अब कोर्ट, संविधान और सत्ता के गलियारों में लिखी जा रही है। सवाल है कि क्या रियल लाइफ के सुपरस्टार विजय रियल लाइफ की इस राजनीतिक चक्रव्यूह को भेद पाएंगे? क्या कांग्रेस का ये 59 साल बाद सरकार में आना टिकाऊ रहेगा, या सुप्रीम कोर्ट की ये याचिका विजय के इस विजय रथ को रोक देगी? क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में ये लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि साख की बन गई है। एक तरफ विजय की नई राजनीतिक ताकत और साथ ही सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल मीडिया में ऐसी चर्चा और कयास लगाए जा रहे थे कि विजय ने तमिलनाडु के चुनावों के दौरान आंध्र प्रदेश के कद्दावर नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी की लोकप्रियता और उनकी तस्वीरों का सहारा लिया, जिससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिला। जब एक पत्रकार ने सीधे उनसे इस बारे में पूछा तो जगन ने बेहद सधे हुए और विनम्र अंदाज में इस बात को खारिज कर दिया। जगन मोहन रेड्डी की तरफ से कहा गया कि विजय खुद तमिलनाडु के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और वहां उनका अपना एक बहुत मजबूत आधार और प्रभाव भी है। विजय का अपने राज्य में खुद का एक बड़ा प्रभाव है, लेकिन वहां मेरी तस्वीर का इस्तेमाल करने से भला क्या असर पड़ेगा? जगन के इस बयान से क्लियर है कि वो तमिलनाडु की राजनीति में विजय के बढ़ते कद और उनकी जमीनी ताकत को स्वीकार करते हैं। कई लोग विजय की राजनीति करने के तरीके जैसे पदयात्रा, जनता से सीधा जुड़ाव और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान की तुलना वाईएस जगन मोहन रेड्डी के शुरुआती राजनीतिक सफर से करते हैं। दोनों ही नेताओं की छवि अपने अपने राज्यों में एक आक्रामक और युवा नेता के तौर पर रही है, जो पारंपरिक राजनीतिक दलों को चुनौती जरूर देते हैं।